नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की अहम खबर का। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए विवादास्पद बयान की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तीखी आलोचना की है। आईएमए ने रामदेव को नोटिस भी भेजा है, साथ ही पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। साथ ही आपको बता दें, आईएमए राजस्थान के चेयरमैन डॉक्टर रघुवीर सिंह ने बाबा रामदेव पर भ्रम और अवैज्ञानिकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बाबा रामदेव माफी नहीं मांगेंगे तो आईएमए उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि रेसिडेंट और डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर मरीजों को बचाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रामदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उन्हें बहुत से लोग फॉलो करते हैं। यदि वो गलत बयानबाजी करेंगे तो ये बेहद चिंताजनक है। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए एलोपैथी में रोज नई रिसर्च हो रही है। देश और दुनिया के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन जीवनदायिनी है। रेमडेसिविर और एस्ट्रॉइड सही समय पर दिए जाएं तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। रामदेव जी इस तरह के बयान दे करके भ्रामकता फैला रहे हैं, अवैज्ञानिकता फैला रहे हैं। और ये ऐसे बयान से आईएमए ने बिल्कुल बाबा रामदेव जी को नोटिस जारी किया है। एफआईआर दर्ज करने की भी हो रही है। अगर बाबा रामदेव जी इसमें माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ भी आईएमए एक्शन लेने जा रहा है। तो आपको बता दें कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर विवादास्पद टिप्पणी करना बाबा रामदेव को भारी पड़ रहा है। आईएमए के बाद अब अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा है। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा के जरिए स्वामी रामदेव को लीगल नोटिस भेजा गया है। रामदेव पर महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने, अवैज्ञानिक तरीके से कोविड ठीक करने के दावे के तहत धोखाधड़ी की धारा 420, 188, 469, 503, 499/500 समेत कई चार्ज लगाए गए हैं। लीगल नोटिस में स्वामी रामदेव से मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स से व्यक्तिगत रूप में बिना शर्त लिखित में माफी मांगने की मांग कही गई है। साथ ही रामदेव से एलोपैथी पर दिए गए सभी बयान वापस लेने की मांग कही गई है। ऐसा नहीं करने पर लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी गई है। ऑल राजस्थान सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हमने एक लीगल नोटिस योग गुरु बाबा रामदेव को भेजा है, जिसमें कि उन्होंने अभी एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स के सर्विस डॉक्टर्स के ऊपर एलोपैथी के ऊपर ऐसे डेरिवेटरी रिमार्क्स किए थे, जिसकी वजह से पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसमें एक बड़ा रोष का माहौल है। पिछले 1.5 साल से डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर और लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को का इलाज कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। और इस पेंडेमिक के दौरान इलाज करते हुए शहीद हुए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स देश भर में शहीद हुए हैं। तो इस तरह की भाषा और जिस ढंग से या तो बाबा रामदेव अपनी दवाई का ही प्रचार करना चाहते हैं, एलोपैथी के खिलाफ इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स करके एलोपैथी के डॉक्टर्स के खिलाफ एक तो उनकी सर्विसेज को डिसऑन करना चाहते हैं और या फिर अपनी दवाई बेचना चाहते हैं। तो ये आईपीसी में भी ऑफेंस है। और ये इस तरह से पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से किया गया है उसके खिलाफ हमने लीगल एक्शन के लिए उनको नोटिस भेजा है। या तो वो इस बिना शर्त माफ़ी मांगे, अपना बयान वापस लें, अदरवाइज हम लीगल एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, क्रिमिनल और सिविल। तो आपको बता दें कि करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने टोडा भीम अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर विधायक पृथ्वीराज मीणा भी मौजूद रहे। विधायक और सांसद ने कोविड केयर वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की। इस दौरान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है सांसद का व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद। संक्रमण का दौर चल रहा है और उसी को लेकर आज जो करौली धौलपुर सांसद हैं मनोज राजौरिया, वो आज टोडा भीम अस्पताल के दौरे पर हैं और काफ़ी देर से उन्होंने अस्पताल कोविड वार्डों का निरीक्षण किया है। मेरे साथ खुद सांसद मनोज राजौरिया मौजूद है, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सांसद साहब, आज अस्पताल का दौरा किया है, आप क्या व्यवस्थाएं देखी, किस तरीके से अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, इन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मूल रूप से तो मैं संतोष जाहिर कर सकता हूँ कि कोविड वार्ड की पूरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बराबर काम कर रहे थे, ऑक्सीजन की उपलब्धता बराबर थी। प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम और डिप्टी साहब ने मुझे ग्राम स्तर पे जो ग्राम
जागरूकता समितियां बना रखी है, वो समितियां अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। गांव में आईएलआई सिम्टम्स को फाइंड आउट किया जा रहा है, वहीं के वहीं उनका इलाज आशा सहयोगिनी और एएनएम के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं और विधायक महोदय जी, हम दोनों, यहाँ के चेयरमैन साहब, हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर एकमात्र उद्देश्य है कि टोडामीम की जनता को कोरोना के काल में कोई संकट नहीं हो रहा है तो उसका हम बेहतर सुविधाएं उनको कैसे उपलब्ध करवाएं। सर, तीसरी लहर लगातार जिस तरीके से भारत के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक है, बच्चों पर ज़्यादा प्रभावशाली है। टोडाभीम अस्पताल में बच्चों की व्यवस्थाओं को लेकर क्या व्यवस्थाएं, क्या यहाँ ऐसे वार्ड हैं, शिशु वार्ड, जिनका कार्य आप द्वारा या कोई घोषणा की जाएगी? हमने इसकी चर्चा की है। अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्थाएं की है, आज से ही वो टेस्ट शुरू हो जाएंगे। जो ही ऐसे केसेस मिलेंगे उसकी व्यवस्थाएं की जाएगी। ठीक, ये थे सांसद मनोज राजौरिया। अस्पताल का दौरा किया था, स्पष्ट सारी व्यवस्थाओं को देखा था। अधिकारियों की बड़ाई करते हुए ये प्रशंसा करते देखा गया है। अधिकारियों का जो कार्य है वो जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। कैमरा पर्सन पंकज सिसोदिया के साथ सुमित शर्मा, इंडिया न्यूज, टोडा। सरकार की ओर से नई कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए कलेक्टर उमरदीन खान ने झुंझुनू शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए प्रशासन ने कई दुकानों को सीज भी किया। कलेक्टर उमरदीन खान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आज से नई कोरोना गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। इसे ठीक से लागू कराने के लिए शहर का निरीक्षण किया गया। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रदेश में 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 8 जून सुबह 5 बजे तक अब लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि मास्क नहीं लगाने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। 500 रुपए से बढ़ाकर जुर्माने को 1000 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें साथ ही शनिवार से सोमवार तक बाजार बंद रहेंगे। तो वहीं शादी समारोह में 11 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रहेगी, पाबंदी बरकरार रहेगी। मेडिकल और इमरजेंसी सेवा को छोड़कर आवाजाही पर रोक रहेगी। प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन के लिए आने जाने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी ऑफिसों में 10% स्टाफ को ही इजाजत दी गई है। खाद बीज की दुकानें सप्ताह में 4 दिन खुलेंगी। तो बता दें लगातार प्रदेश में पाबंदियां जो हैं वो जारी हैं। कोरोना के मद्देनजर प्रदेश सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से ये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें तो वहीं आवाजाही पर एक बार फिर से रोक रहेगी। तो वहीं मास्क न पहनने के जुर्माने को अब 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार प्रदेश के तमाम हिस्सों से खबरें सामने आ रही थी कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ऐसे में अब चालान का जो पैसे थे उसे अब बढ़ा दिया गया है। 500 की जगह 1000 रुपए से किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में तीसरी लहर की दस्तक के संकेत जो हैं दिखने लगे हैं। डूंगरपुर, दौसा, बाड़मेर और अलवर में बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब तक करीब यहां पर 1181 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और इन सभी बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है। डूंगरपुर में महज 10 दिनों में 512 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए। साथ ही आपको बता दें दौसा में 22 दिन में 345 बच्चे संक्रमित हुए हैं और अलवर में 10 दिन में 323 बच्चे संक्रमित मिले। सभी बच्चों की हालत गंभीर नहीं है। इनमें से किसी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो बड़ी और अहम जानकारी और रात भर खबर यह भी बता दें कि बच्चों की हालत जो है वो स्थिर है। बच्चों का इलाज घर पर ही है और बच्चे होम आइसोलेटेड हैं। सैंपल पॉजिटिव आने का जब टीमें जाती हैं सैंपल लेने के लिए तो निश्चित रूप से बच्चों के भी सैंपल लेते हैं, वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं। और ये कहना कि तीसरी लहर आ रही है, दस्तक दे रही है, ये मैं नहीं कह सकता। और अभी तक तीसरी लहर की कोई संभावना किसी तरह की नहीं है, क्योंकि संक्रमण है जो परिवार में अगर किसी को हो रहा है तो औरों को भी संक्रमण हो सकता है और लोग बीमार, एडल्ट बीमार हो सकते हैं। बच्चों के अंदर बीमार होने का एक भी सैंपल अभी तक हमारे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तीसरी लहर की ओर आशंकित न हो। सेकेंड लहर के अंदर जो वैक्सीनेशन हो रहा है 100% वैक्सीनेशन सभी को लगाना हमारा दायित्व है और जो बीमार हैं उनको ट्रीटमेंट देना भी हमारा दायित्व है। चिकित्सक टीम पूरी तरह से कार्य कर रही है और हर तरह से कोई भी विषम परिस्थिति पैदा होती है तो पूरा शासन प्रशासन के साथ में हमारी टीम जो है पूर्णतः कार्य करने को आतुर है। जैसलमेर में आज से त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना शुरू की गई है। इसके तहत पुलिस कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के लिए मुस्तैद नजर आई है। बाजार को 5 बजे से 11 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही बिना मास्क घूमने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन में सोमवार को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी फिजुल में बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। खबर जयपुर से है, जहां पर औषधि नियंत्रण संगठन ने बिना बिल कोरोना
से संबंधित दवाइयां बिना लाइसेंस के बेचने पर चौमू के 2 बड़े अस्पतालों पर कार्रवाई की है। दवाइयों की अनियमित बिक्री पर कई अस्पतालों और मेडिकल स्टोर और औषधियों का विक्रय रिकॉर्ड गायब मिला। औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि 2 बड़े अस्पताल चौमू महिला आई हॉस्पिटल और सिद्धि विनायक हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की जांच की गई। जांच में अनियमितता सामने आई है। आपको बता दें कि दोनों ही अस्पतालों ने मरीजों को बिल जारी नहीं किए, ना ही दवाइयों का रिकॉर्ड संधारित किया गया। अस्पताल में बिना लाइसेंस का गोडाउन भी पाया गया। यहां पर बिना लाइसेंस के 2,77,000 रुपए के 16 फार्म जब्त किए गए। दोनों अस्पतालों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा के साथ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर अस्पताल में मौजूद सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण कर डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हमारे एमएलए साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी आज एक एम्बुलेंस की सैंक्शन श्री जौहरी लाल जी मीणा साहब अपने विधायक कोटे से निकालेंगे। और हमने अभी CMHO को बोल दिया है तो वो कल सुबह यहाँ आ जाएंगे, इस पूरे अस्पताल का राउंड लेंगे। या जो भी कमियां हैं, ऑक्सीजन के जो यंत्र हैं, जो ऑक्सीजन जो रेगुलेटर हैं, उसकी भी जो कमियां हैं वो पूरी करेंगे। आपके देखो हाईवेज की है, कुछ रोड्स अभी भी खराब है, वो भी ठीक हो जाएंगे। हाईवेज भी अब समय पर बने हैं, तो कोई समस्या नहीं आने वाली। इस अस्पताल को अपग्रेड करवाएंगे और ये मैं आपको खुद कह के जा रहा हूँ कि यहाँ हम इस अस्पताल को अपग्रेड भी कराने की जरूरत है। इसकी जो हालत है, जिस तरह से इसकी बिल्डिंग भी जर्जर उसमें है, उसको भी रिपेयर करवाएंगे। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी यहाँ रहिए जी। सुबह वो आ जाएंगे शायद 10-11 बजे, ये टाइम मालूम पड़ जाएगा आपको, तो वो भी आएंगे। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं ये सारी देखकर और कल शाम को मुझे रिपोर्ट करेंगे कि ये काम कब तक चालू हो जाएगा और कब तक ये सारी वैन चालू हो जाएंगी, कब तक ये हमारे मोबाइल। तो इस सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सीधा सुनवाते हैं, लिए चलते हैं कार्यक्रम में। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, जमारामगढ़ के विधायक परम आदरणीय गोपाल मीणा जी, PWD के सभी अधिकारीगण, हमारे चेयरमैन सुमिता सैनी जी, PCC मेंबर जगदीश मीणा जी, वाइस चेयरमैन रामेश्वर यादव जी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय छिपा जी, सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले बजट 2020-21 में हमारे क्षेत्र विराटनगर को आपने बड़ी सौगात दी। विराटनगर सर सड़कों के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था। 2018 से पहले एक भी सड़क विराटनगर विधानसभा में ऐसी नहीं थी जिसकी चौड़ाई 7 मीटर हो, सिंगल सड़क नहीं थी। 2018 के बाद 2020 के बजट में आपने इतनी बड़ी सौगात विराटनगर विधानसभा को दी। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा इस सड़क से अलवर से जयपुर जाने वाला व्यक्ति, क्योंकि ये सड़क विराटनगर से चिल्पली मोड़ और चिल्पली मोड़ से आगे भी सर मनोरपुर जो दौसा हाईवे है, उसके बाद काला मोड़ तक CRF में सड़क स्वीकृत हो चुकी है। तो जयपुर की सीधी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे पर जाने की बजाय जयपुर की सीधी कनेक्टिविटी हो चुकी है। विराटनगर से अलवर से जाने वाले भारी वाहन भी इस सड़क का उपयोग करेंगे ताकि नेशनल हाईवे का ट्रैफिक भी सड़क पे कम होगा। इसके अलावा हमारे मेड़ में सर 10 ग्राम पंचायतों का मेड़ है जिसमें कम से कम 50 गांव हैं। उन गांवों में मटर की बहुत बड़ी सब्जी होती है, सब्जी के मामले में प्रसिद्ध है, देश की प्रसिद्ध मटर मंडी मानी जाती है। लेकिन सड़क कमजोर होने की वजह से, छोटी होने की वजह से बहुत दिक्कत आती थी। अब ये मटर मंडी इतनी शानदार सर किसानों को इसका फायदा मिलेगा कि बाहर के पहले बड़ी गाड़ियों में सर लाने के लिए मेड़ से नेशनल हाईवे पे आना पड़ता था उनको लेने के लिए, लोडिंग करने के लिए। अब वो लोडिंग का काम वहीं पे बिल्कुल मंडी के अटैच होते हुए ये सड़क जाएगी। तो इतना बड़ा और अच्छा शानदार काम हुआ है सर, इसके लिए मैं पूरे विराटनगर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कितना शानदार तोहफा आपने विराटनगर को दिया और आज आप इसका शिलान्यास भी आपने अपने कर कमलों से इसका किया। इसके अलावा सर आपने 40 करोड़ की सड़क अभी 2021-22 के बजट में भी हम लोगों को आपने दी है।
आपने बजट में सर CRIF योजना के तहत हमारे प्रागपुरा पाछू डाला की 25 किलोमीटर की सड़क है, जो सौगात आपने दी है, बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि विराटनगर विधानसभा को लगभग 125 करोड़ रुपए आपने इस 2.5 साल में सड़कों के रूप में दिया है। पूरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प इससे होने जा रहा है, जहां भी चारों तरफ PMGSY की सड़कें हों, RIDF की सड़कें हों, और मिसिंग लिंक में भी अभी आपने 5-5 करोड़ के प्रस्ताव मांगे हैं, उससे भी काफी कायाकल्प इस इलाके का होगा। और इसके अलावा सर हमारे बहुत बड़ी समस्या थी विराटनगर में गवर्नमेंट कॉलेज की, आपने पहले ही बजट में विराटनगर को गवर्नमेंट कॉलेज दिया। आज विराटनगर का छात्र, विराटनगर का आम आदमी, किसान, व्यापारी सब आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी 30 साल की जो मांग थी कॉलेज की, वो आपने पहले बजट में पूरी की। अभी इस बजट में भी सर आपने हमारा बड़ा कस्बा था पावटा, उसका आपने सब डिवीजन बनाया, नगर पालिका भी पावटा प्रागपुरा को बनाया, भाबरू में थाना भी नया दिया, हमारे बाड़ी जोड़ी में PSC भी दी। बहुत ज्यादा सौगात आपने दी है। मैं विराटनगर की जनता की ओर से आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद हमारे विराटनगर की जनता पे, हम सब लोगों पे बना रहे। इसके अलावा सर अभी जो वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है और आप बहुत सजग हैं इस बात को लेकर के, मैं आपको बताना चाहूंगा सर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस सब मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं, सब जनप्रतिनिधि मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं। और एक अच्छी योजना हम लोग सर यहाँ लेके आए, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। हम सब लोगों ने एक कमेटी बनाई है सर, हर गांव में गांव का सरपंच, उप सरपंच, पूर्व सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम सेवक, रोजगार सहायक, ग्राम सचिव, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, गिरदावर, हल्का पटवारी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक दल का सदस्य, ANM, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सर हमने इसमें जोड़ा। इससे सर फायदा ये हुआ कि हर गांव में हमने लगभग 15-20 लोगों की कमेटी बनाई और उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी कि आप गांव में ये तय करोगे कि गांव में कोई शादियों में भीड़ ना हो, या तो शादियां हो ही नहीं, ज्यादातर हमने शादियां सर निरस्त कराई हैं, या तो शादियां होनी हो तो बिल्कुल भीड़ नहीं हो, मार्केट टाइम टू टाइम खुले और अनावश्यक रूप से किसी भी जगह कोई व्यक्ति जाता आता नहीं मिले। और इसका सर परिणाम भी अच्छा रिजल्ट हम सब लोगों के सामने निकल करके आया कि आप हमारे सर पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है और मृत्यु दर शून्य रही है सर। हमारे इस योजना के हमारे चलाने के बाद मृत्यु दर शून्य रही है। हर गांव में हमने सैनिटाइज करवाया है, खाद्य सामग्री का वितरण भी किया है। और सर इसके अलावा टीकाकरण में भी अच्छी संख्या हमने यहां जुटाई है। सर हमने फर्स्ट डोज हेल्थ केयर वर्कर्स के 802 लगाई है और फ्रंटलाइन वर्कर के 1188, 60 वर्ष के अधिक 7500 और 45 से 60 तक की 3000 द्वितीय डोज भी सर हमारे यहाँ लग चुकी है। और अब तक सर हमारे यहाँ 850 लोग पॉजिटिव आए, जिनमें से 608 लोग रिकवर हो चुके हैं। कुल एक्टिव केस सिर्फ 237 हैं और अब तक सिर्फ मृत्यु दर 5 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से। बाकी मृत्यु दर सर उसके बाद जिस तरीके से हमने अभियान चलाया उसके बाद काफी ये प्रोग्रेस हमें देखने को मिली कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस कम हुए, क्योंकि गांव वालों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, सब घर पे रहे। लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाया और सैकड़ों शादियों से व्यक्तिगत हमने फोन करके, व्यक्तिगत बात करके, ग्राम पंचायत की कमेटियों के माध्यम से बात करके उन शादियों को निरस्त करवाया। क्योंकि सर कोरोना का जो एकदम वेव बढ़ा गाँव में, उसकी सबसे बड़ा कारण शादियां थी। शादियों में सैकड़ों हजारों लोग जुटना और उससे काफी वेव बढ़ा। लेकिन आपके आशीर्वाद से, सहयोग से आज हमारा विराटनगर कोरोना से बिल्कुल बचा हुआ है। पिछली बार भी सर कोरोना से हमारे यहाँ कोई डेथ नहीं हुई थी, सब बड़ी शक्ति हमने रखी, इस बार भी काफी रखी है। तो इसके लिए सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और इस मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान लेवल पे आपने जो मैनेजमेंट कोरोना का किया है, कि इसी तरीके से राजस्थान की जनता के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करते रहें। और सर अभी 21 तारीख को जो जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हम लोगों को दी थी राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पे, उस पे मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 3 एम्बुलेंस, आपने सर 2 का आदेश दिया था, मैंने 3 एम्बुलेंस 3 CSU में दी है और मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हुई है। डॉक्टर्स की पोस्ट भी हमारे यहाँ लगभग भरी हुई है। अच्छा काम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं
तो मैं सर आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा कार्य कोरोना के तहत हमारी राजस्थान की सरकार आपके नेतृत्व में कर रही है और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र विकास के नित नए आयाम आपके नेतृत्व में छूने जा रहा है और आगे भी उम्मीद करूंगा कि जो भी विकास की जो गति है विराटनगर की वो इसी तरीके से बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। मैं माननीय विधायक जम्बा रामगढ़ श्री गोपाल मीणा जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दें। नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक है सर। क्या है, सब ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है। पूरे गाँव वालों ध्यान रखना, परिवार सहित। बिल्कुल सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप दोनों युवा हो, आप लोग इंदिरा गुजर और गोपाल मीणा। जो विराटनगर और चिलपली मोड़ तक का जो ऐतिहासिक रोड है, इसका उद्घाटन में मेरे विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है, अभिनंदन करती है। और निश्चित रूप से जब से सरकार बनी है, जब से जो विकास के आयाम जो क्षेत्र में हुए हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। हमारे क्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश में आपने इस प्रकार का जो एक काम करके दिखाया है, चाहे वो कोरोना है, कोरोना का जो पिछली लहर थी उसमें यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में और विदेशों तक आपका इस कोरोना में जो प्रबंध किया उसका मॉडल माना गया। और निश्चित रूप से ये आपकी एक सोच और समझ है कि किस प्रकार से कोरोना को नियंत्रित किया जाए। और आपने जो भी काम किया, निश्चित रूप से एक प्रबंध इस तरीके से किया है कि आज जनता को ये महसूस होने लगा कि आपने जब भी वीसी की, और वीसी में एक भावुकता के रूप में आपने एक बात कही कि चाहे मेरा पूरा बजट लग जाए, उससे पूरी जनता में एक मैसेज गया कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे लिए चाहे पूरा बजट हो, चाहे किसी भी प्रकार से हमारी सेवा करने के लिए तत्पर है। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर पूरी जनता को विश्वास है कि आप इस जनता का नेतृत्व कर रहे हो। तो निश्चित रूप से ये जनता भी आपके ऊपर विश्वास करके, और लॉकडाउन में आपने निर्देश दिए, आपके निर्देशानुसार जनता आज इस लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सही तरीके से निभा रही है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, इन्होंने मिलकर इस कोरोना का सामना किया। जमारामगढ़ में भी करीबन 1100 केस हैं, उसमें से 700 और कुछ केस इनका रिकवर हो गई, 400 कुछ केस हैं। और केवल हमारे 2 पंचायतें हैं, जमारामगढ़ और नाइला, इसी में ज़्यादा केस है। बाकी और पंचायत समिति आंधी है, वहाँ पे 0 केसेस हैं। इसलिए मैं आप इस उद्घाटन समारोह के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे आप निवेदन पे आपने आशीर्वाद दिया एक दूधली मोड़ से और महंगी लोटवास तक, जो अलवर बॉर्डर तक मिलाता है, और ये जमारामगढ़ की एक हृदय रेखा आपने दी है। निश्चित रूप से जमारामगढ़ की जनता आपको आभार व्यक्त करती है कि आपने एक इतना बड़ा रोड दिया, 40 किलोमीटर की लंबाई का, और 60 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का रोड दिया है। निश्चित रूप से जो अध्यक्ष विराटनगर के विधायक इंदिरा गुजर जी, विशिष्ट अतिथि विधायक जम्बारामगढ़ गोपाल मीणा जी, चेयरमैन साहिबा विराटनगर नगर पालिका सुमिता सैनी जी, वाइस चेयरमैन रामेश्वर यादव जी, नगर अध्यक्ष विजय छिपा जी, पीसीसी मेंबर जगदीश मीणा जी, नीलम मीणा जी, महेंद्र जी पूर्व सरपंच,
राम साई कांकरेजा जी और तमाम अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश यादव जी, राजेंद्र विशाल जी, स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर संजीव माथुर जी, चीफ इंजीनियर रोड्स DR मेघवाल साहब, चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे, तमाम PWD के अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभावों, और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम को ओपन किया गया है। जो भी इसको सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, और वो तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा अभी आपने इंदिरा गुर्जर जी से और गोपाल मीणा जी से उनके विचार सुने, मुझे बहुत पसंद था कि दो नौजवान विधायक जो अपने अपने क्षेत्र के विकास में अपना आप को समर्पित किए हुए हैं, प्रतिबद्ध किए हुए हैं और रुचि ले रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैंने अनुभव किया कि जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव का वार्ड पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे नगर पालिका के पार्षद हो या चेयरमैन या उपाध्यक्ष हो, जो जितनी रुचि लेता है वहाँ कुछ कुछ काम तो हो ही जाते हैं विकास के। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अगर रुचि लेंगे तो कुछ काम करना ही पड़ता है। और मुझे खुशी है कि जब से ये विधायक बने हैं, गोपाल मीणा जी तो पहले भी विधायक थे और इंदिरा जी को पहली बार मौका मिला है, और पहली बार मौका मिलने के बावजूद भी जो अभी वो अपने क्षेत्र के उपलब्धि बता रहे थे, तो ये सोच दर्शाती है कि वो क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, किस प्रकार उनकी सोच है, किस प्रकार उनका सपना है, और ये सपना उनका बना रहे और नए नए सपने देखते रहें, तो मैं समझता हूँ वो काम भी आगे आने वाले वक्त में होंगे पूरे। गोपाल मीणा ने एक बात कही कि पिछली बार मैंने कहा था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो मैंने कहा कि विधायक गणों ने जो जो काम मुझसे मांगे 5 साल में, विधायक काम मांगते मांगते थक गए और मैं देता देता नहीं थका। तो गोपाल समझ जाओ अब भी ऐसा ही होगा। कोरोना काल के अंदर भी कोई कमी नहीं रखेंगे। हालांकि अभी 80% रेवेन्यू कम हो गई है, 80%, क्योंकि सब लॉकडाउन हो गया लंबा। कभी अनुशासन पखवाड़ा मनाया, कभी अभी लॉकडाउन कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो आप समझते हो सब काम बंद है, तो रेवेन्यू कम हो रही है। पर मैनेजमेंट इतना अच्छा करेंगे, वित्तीय प्रबंधन। अभी राजेश यादव जी ने विस्तार से आपको बताया किस प्रकार से, चाहे वो PMGSY हो या नाबार्ड की योजना हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB का लोन हो, या 5 करोड़ रुपए हमने दिए हैं हर विधायक के क्षेत्र में काम करने के लिए। ये भी पहली बार हुआ है कि नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर और नगर निगम में 30 किलोमीटर, शहरों के अंदर भी। तो सब तरह के से कैसे सड़कों का जाल बिछे राजस्थान के अंदर, स्टेट बजट में भी अच्छा प्रोविजन किया। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी सड़कें हैं राजस्थान के अंदर, टॉप प्रायोरिटी सभी है। अभी तो कोरोना का जंग टॉप प्रायोरिटी में है, जो सब कुछ छोड़ के अपन लोग सभी लगे हैं उस काम के अंदर। आपको सबको मैं कहना चाहूँगा, चाहे आम जनता हो, चाहे वो विधायकगण हो, जनप्रतिनिधि हो किसी स्तर के, NGO हो, धर्मगुरु हो, बल्कि विपक्षी पार्टियों को मैंने साथ लेने का प्रयास किया। सब मिलके हम लोग इस जंग को लड़ें, और एक की जान भी क्यों जाए, ये हमारा ध्येय है। तो पूरी तरह समर्पित है, उस जंग को लड़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद में आप देख रहे हो काफ़ी फर्क पड़ा है, ग्राफ नीचे आया, मृत्यु दर भी नीचे आई है, संक्रमित लोगों की संख्या भी नीचे आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद में और कम आएगी। मैं पब्लिक से आह्वान करना चाहूँगा, जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये संभव नहीं है। और साथ देने का मतलब है कि जो जो प्रोटोकॉल अनाउंस किए गए हैं SOP द्वारा, मास्क लगाने का भी हो, चाहे वो
सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोने की बात हो या घर में रहने की बात हो। यहाँ तक आ गया है घर में कोई मिलने आए तो जिससे मिलना है वो एक व्यक्ति बाहर जाए, मास्क लगा के दूर खड़ा होकर उससे बात करे, उसको अंदर नहीं बुलाया। उसके मायने ये हैं, अगर वो अंदर आएगा हो सकता है वो सिम्टोमेटिक नहीं हो, अंदर आके पूरे परिवार वालों से मिलेगा तो कोई न कोई सभी संक्रमित हो जाएंगे अगर वो संक्रमित बाद में निकला तो। कहने का मतलब एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। तो शॉर्ट में बात यह है कि कोरोना के टाइम के साथ लड़ रहे हैं, परंतु सड़कों की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा कि टॉप प्रायोरिटी हमारी सड़कें हैं, क्योंकि सड़कों से ही विकास संभव है। गांव का अभी रविंद्रराज और आप कह रहे थे कि आज मटर मंडी से लगा करके व्यापारियों को भी, किसानों को भी, सबको लाभ है। जयपुर का दौसा का भी दूरी कम हो जाएगी और जयपुर और अलवर जिला भी जुड़ जाएगा, तो सभी तरह से फायदे हैं। सड़क ऐसी चीज है कि अगर सड़क बन जाती है गांव के अंदर, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, चाहे मेगा हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, इन सब में जो काम का बंटवारा होता है, नेशनल हाईवे भी आधा काम राजस्थान सरकार की पीडब्ल्यूडी महकमा करता है उनके बिहाफ पे, वो काम भी हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है और अच्छा काम करते हैं यहाँ के इंजीनियर्स वे मिल करके। और स्टेट हाईवे का काम भी अच्छा चल रहा है, मिसिंग लिंक के काम है, अपग्रेडेशन के काम है, सुदृढ़ीकरण के काम है। जितने ज्यादा होंगे, अभी इंदिरा कह रहा था कि हमारी सिंगल रोड सिस्टम, अब वो डबल भी बनेगी, सुदृढ़ीकरण भी होगा, उसके अपने लाभ हैं क्षेत्र के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, अलग अलग आदेश दिए थे, किस प्रकार से हर क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो करके, चाहे लोन लेना पड़े लोन लेंगे, पर अच्छी सड़कें बननी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने उस जमाने में कहा कि क्योंकि सड़कें शानदार है अमेरिका की, इसलिए हम विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। इसलिए विकसित राष्ट्र नहीं है कि उसके कारण सड़कें अच्छी बनी हैं। कहने का मतलब, अगर सड़कें अच्छी होगी तो आप गांव भी विकसित बनेगा, डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही उस जमाने के अंदर। अब तो 50 साल हो गए उनके मर्डर हो गया वहां पर, परंतु हम बचपन में सुनते थे उनको, देखते थे किस प्रकार के बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे वो पंडित नेहरू के जमाने के अंदर। तो आज वही बात सामने आती है कि जितनी अच्छी सड़कें बनेगी उतना अच्छा विकास होगा। इसलिए आप निश्चित रहें, जो आपके दिलो दिमाग के अंदर कल्पना है, हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में कोई कमी रखेंगे नहीं। और आपसे मेरा ये आह्वान है इस मौके पर कि काम समयबद्ध हो। ये इंजीनियर साहब बैठे हैं दोनों, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। अभी मैंने एक बार मीटिंग ली सुब्रमण्यम इंजीनियरों की, वीसी करी मैंने पीडब्ल्यूडी के। उनको भी इसलिए मैंने करी खुद ने कि उन तक मैसेज क्या है कि सरकार की मंशा क्या है। नंबर एक, क्वालिटी की सड़कें, सड़क बनना एक बात है, और 6 महीने में टूट गई सड़क, 8 महीने में टूट गए, तो लोग आपको कहेंगे एमएलए साहब सड़क बनाई तो टूट गई वापस, इतना करप्शन हुआ इसके अंदर। उस तक का ध्यान रखना पड़ता है। डिफेक्ट लायबिलिटी भी पहले 3 साल थी, उनको 5 साल कर दिया। मेंटेनेंस भी 5 साल होगी ठेकेदार द्वारा। उसी रूप में मैंने खुद ने चर्चा करी, क्योंकि मेरा अनुभव था 20 साल पहले का, जब मैं मुख्यमंत्री था, और उस वक्त में भी भयंकर अकाल सूखे पड़े थे और हम लोग बहुत बदनाम थे सड़कों के मामले में, क्योंकि कहावत बन गई थी कि गुजरात की सड़कें बहुत शानदार है। गुजरात से जब आते हैं बाई रोड कोई, और कार में अगर किसी को नींद आ जाए और नींद खुल जाए, समझ लो राजस्थान आ गया, क्योंकि सड़कें के गड्ढे पड़े हुए थे,
सड़क अच्छी नहीं थी, ये कहावत थी। उस जमाने में मैंने इंटरेस्ट लिया कि सड़कों की क्वालिटी अच्छी बने, और बाकायदा उस वक्त भी मैंने इसी प्रकार मीटिंग ली थी और 2-2 कहा था। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, परंतु क्वालिटी का मेंटेनेंस करना आपकी जिम्मेदारी होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मजबूत सड़क बने, सालों चले, जनता को अच्छा लगे, उसी ढंग से व्यापार बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, आवागमन के साधन अच्छे बनेंगे, उसी रफ्तार से विकास होगा। इसलिए उसी रूप में अपन लोग इसमें लगे हुए हैं। और बाकी जो जब पानी की योजनाएं हो, जो आप रामगढ़ की बार बार बात कहते हैं, मुझे मालूम है कि रामगढ़ पानी चाहे वो कितना मिल जाए बिशनपुर से, तभी रामगढ़ आपके दिलो दिमाग में बसा रहेगा। रामगढ़ आपकी कमजोरी हो गई है कि भाई रामगढ़ तो भरा रहेगा, तभी हमें लगेगा भाई सुकून मिल गया हम लोगों को। इसलिए मैं इस बात को समझ रहा हूँ और मैं बराबर अधिकारियों से बात करता रहता हूँ, अधिकारियों की भी और दूसरा जिले में भी। अरे बांदीकुई है, अब बांदीकुई का कल मैं परसों मीटिंग ले रहा था पानी की, पूरे जिला बर्बाद है, दौसा जिला पानी को लेके। इसदा बांध से पहले जिला पूरा कवर होगा, कुछ गांव रास्ते में आएंगे सवाई माधोपुर के, बोली आएगी, कस्बा आएगा, बाकी पूरे जिला कवर होगा इसमें, दौसा जिला। पर उसमें बांदीकुई के मैंने देखा कि जो उसकी स्थिति खराब है पानी को लेके, वहां तो खाली मुश्किल से ट्यूबवेल से काम चलता है, और बहुत ही स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जो मैंने फीडबैक लिया अधिकारियों से। अलवर वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे बहुत स्थिति खराब है, पानी वहां भी जाना चाहिए। तो रामगढ़ भी ध्यान में है, बल्कि मैं तो चाहता था कि अभी जब पानी आ रहा है जयपुर यहीं से पाइपलाइन चला जाए, जैसे तुमने सुझाव दिया था, तो वो संभव नहीं हो रहा है क्योंकि कई कारण है। फिर भी हम 3rd फेज ला रहे हैं उसका पानी का, तब देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिशनपुर का 3rd फेज आएगा जयपुर तक भी, तब भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, इंदिराज ने सारी बातें अपने तरीके से कह दी है। क्या क्या वहाँ कॉलेज भी खुल गया, वहाँ पर नगर पालिका ही बन गई, वहाँ पर एसडी ऑफिस बन गया। जो जो इसने मांग करी, इसको अनुभव होगा कि इसको भी अनुभव होगा कि क्या मतलब कि किस प्रकार से काम अगर इंटरेस्ट ले पब्लिक प्रतिनिधि तो सरकार काम करती थी। हमने चला करके पहले बजट के अंदर भी, मुख्यमंत्री की जो स्पीच होती है उस घोषणाओं के अंदर भी, दूसरे बजट में भी कोई कमी नहीं रखी है, बल्कि हमने 2.25 करोड़ से 5 करोड़ तक कर दिया आपका फंड, MLA का भी कर दिया, आप लोगों की जो भावना थी। हालांकि इस बार तो वो वैक्सीन के भेंट चढ़ गया है, पर वो तो 6 महीने बाद वापस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विराटनगर में भी पानी की समस्या बनी रहती है, उसके लिए भी जो कर सकते हैं आप निश्चिंत में, कि जो भी पानी की समस्या प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अभी जो जल जीवन मिशन आया है, उसको भी हम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उसको हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि राजस्थान तो सदियों से पानी को लेकर तरसता रहा है, हालांकि भारत सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। उनको 90-10 का रेशियो होना चाहिए था इसके बनने का, जिसे पहाड़ों के राज्यों में होता है। यहाँ रेगिस्तान के इलाके हैं, गांव दूर दूर है, परंतु आज 50% भारत सरकार, 50% राजस्थान सरकार। तो आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ा भार पड़ता है राजस्थान सरकार पर। फिर भी हमने मंजूर किया वैक्सीन के लिए। वैक्सीन ऐसी चीज है भारत सरकार को ही करनी चाहिए थी। वैक्सीन आज 5 क्षेत्र की वैक्सीन लगती है, तमाम भारत सरकार के द्वारा लगती है पूरे देश के अंदर। और ये बड़ी महामारी है, जो घातक महामारी है, जल्दी फैल रही है, नौजवानों बच्चों में फैल रही है, गाँव में पहुंच गई है। आप देख रहे हो कि नौजवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। जो आंकड़े मैं कल रात को ले रहा था, आज सुबह भी ले रहा था, तो मालूम पड़ा कि अभी पिछले महीने 1.5 महीने में बच्चे बहुत आने लग गए, जेके हॉस्पिटल में भी और सब जगह। तो
कहने का मतलब कि इसको वैक्सीन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की। अस्पतालों में इलाज से कोरोना खत्म नहीं होगा। वो तो आप अगर संख्या बढ़ती जाएगी तो कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी दवा की कमी आ रही है। असली जंग जीती जाएगी मैदान के अंदर, वो पब्लिक के सहयोग से। ये लॉकडाउन प्रोटोकॉल इसका कोरोना का जिसमें मास्क लगा बैठे हुए हैं बहुत जरूरी है। और साथ में वैक्सीन लगाने के बाद में फिर कोई अगर पॉजिटिव आता भी है, जैसे मैं खुद आ गया तो मेरी 2 वैक्सीन लगी हुई थी तो मैं बहुत माइल्ड आया। तो ये सिद्ध हो चुका है कि जिसकी वैक्सीन लग जाती है वो कम से कम जिंदगी बच जाती है उसकी, फिर खतरनाक स्थिति नहीं बनती जो आज बनी हुई रही है। ये तमाम बातें आपको पब्लिक को समझानी पड़ेगी। और अभी आप सबका काम मैं ये कहना चाहूँगा पूरे राजस्थान के तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी पद पे गांव के हों या शहर के हों या एमएलए एमपी हों, हम सब मिलकर के पब्लिक के साथ में खड़े रहें और किस प्रकार हम उनकी सेवा कर सकते। अभी हमें सामने हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। धर्म इंसानियत है, ना जाति, ना पाति, ना धर्म, ना विचारधारा। सामने इंसान खड़ा है, हमें उसकी सेवा करनी है, उसको बचाना है। उसके कोई बीमारी हो गई है या उसको तकलीफ है या उसको गाइड करना है, उसको संपर्क करवाना डॉक्टर से, सब काम हम लोगों को करना है। और जब हम अगर लॉकडाउन के माध्यम से पूरी तरह इसको नीचे ले आएंगे ग्राफ को, इधर वैक्सीन का काम जो है भारत सरकार को मैं समझता हूँ कि उनको बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी, रोड मैप बनाना चाहिए था, नहीं बना पाए। वरना पूरे दुनिया से वैक्सीन कैसे आ सकती है। हमारे यहाँ कई कंपनी अच्छी है, 15-20 कंपनी है, उनके माध्यम से बनती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा था, सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा प्राइम मिनिस्टर को, परंतु थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया नहीं। उसके कारण से हमें तकलीफ आ रही है और उसके कारण से हमें, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अगर वैक्सीन टाइम में लग जाती तो सेकेंड वेव में भी इतना तकलीफ नहीं होती हम लोग। अगर पहला फेज जब नीचे आया, वैक्सीन बन गई, प्रोडक्शन बड़े रूप में होता, लग जाती तो आज बच जाते। जैसे अभी बुजुर्ग लोग कम आ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन ज्यादा बुजुर्गों में लगी है, अब नौजवानों में आने लग गया। अब कहीं थर्ड फेज आएगी तो बच्चों में आएगी। हर कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरा पोता पोती जो है वो तकलीफ पाए कोरोना से। तो लोग थोड़े चिंतित भी है, तो उनको विश्वास दिलाओ, चिंता नहीं करो, सरकार आपके साथ खड़ी है। ये काम भी आप लोगों को सबको करना पड़ेगा मिल करके। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम लोग सबके मिलके ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, बड़ी जंग है, बड़ा खतरनाक ये कोरोना क्या जो इसका रूप बदलता रहता है, बहुरूपी की तरह कहा गया इसको। वास्तव में बात ठीक कही गई कि ये रूप बदलता अपना, उसको अगर अपने हर वक्त इसको चौकन रहना पड़ेगा। कई बातें हैं जो अभी टाइम कम है कि क्या बताएं, पर आप लोग पढ़ते रहते होंगे अखबारों में, आप बराबर उसको ध्यान रखें। और गांव तक अपन चाहते हैं कि सीएससी पीएससी मजबूत हो, गांव में डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, उसको ध्यान दें आप लोग कि दवाएं बढ़ रही है, पैकेट बढ़ रहे हैं, उनके लिए सर्वे मालूम पड़ता है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत ही संक्रमित होने की संभावना है या सर्दी जुकाम है, उसको हम लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से उसका इलाज शुरू हो जाए टाइमली, उसको अलग करके उसके लिए सीएचसी पीएचसी में इतला की जाती है। ये तमाम काम है। अपन ने एम्बुलेंस फ्री कर दी कि एम्बुलेंस में लोग कई बार बहुत ज़्यादा वसूल करते थे पैसा गरीबों से भी, वो फ्री कर दी कि नहीं, एम्बुलेंस सरकार चलाएगी। 108 के अलावा भी कलेक्टर को कह दिया गया आप एम्बुलेंस जो प्राइवेट है उन सबको एक्वायर कर लो जरूरत पड़े तो, पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो मरीजों को किसी भी रूप में, लोकल भी और गांव में ले आना तब भी। दाह संस्कार सम्मान के साथ हो। आप देख रहे हो कि किस प्रकार गंगा के अंदर बहाए जा रहे हैं सब, बिहार यूपी के अंदर बड़ी देश की बदनामी दुनिया भर में हो रही है। मैं आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ दुनिया भर के, जो बड़े बड़े लिखने वाले हैं, वाशिंगटन टाइम्स और सब जगह, वो सब इनको वाच कर रहे हैं कि गंगा पवित्र मानी जाती है
वहाँ फैल रही है ये मुमदासें, और इससे कोई और महामारी पैदा नहीं हो जाए, इस तरह की बातें मुझे लग गई। तो कहने का मतलब है कि आज हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसका केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, आपस में मिलके काम करना पड़ेगा और एक दूसरे की भावना समझनी पड़ेगी। उस रूप में हम लोग वैक्सीनेशन भी करें, उस रूप में हम प्रबंधन करें और उस रूप में मिलके इस जंग को लड़ें और जीत के आए। अपन ने इसलिए ये दाह संस्कार की जिम्मेदारी ली है, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को दी है। पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उनको, 35 करोड़ रुपये हमने मंजूर भी कर दिए कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदें, कोई भी कोरोना का मरीज की डेथ हो जाती है तो 20 से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, कई बार बॉडी गांव में जानी पड़ती है, कई बार ढंग से उसका लाइन लग जाती है, वेट करना पड़ता है। तो तमाम काम ये नगर निगम स्थानीय निकाय करे और खर्चा सरकार देगी उनको। ये भी अपने पहला राज्य होगा देश के अंदर जिसने काम हाथ में लिया है। और मोक्ष कलश यात्रा आपको मालूम ही है कि अपना हरिद्वार तक भेजते हैं, बसें चलने लग गई अभी वापस, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से। और पहला राज्य राजस्थान था जिसने, जब मोदी जी ने अनाउंस किया 50 लाख रुपए मेडिकल डॉक्टरों के लिए और नर्सेज के लिए, तो उस पर हमने कहा राजस्थान में तमाम कर्मचारी जितने भी हैं उन तमाम कर्मचारी से संविदा कर्मी भी क्यों नहीं हो, अगर उसकी ड्यूटी ऑफिशियल लगी है उसको 50 लाख रुपए सरकार देगी, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी कोविड के कारण उसकी जान क्यों जाए। हर चीज को हमने बहुत ही ढंग से, अभी नई भर्ती हम लोगों ने शुरू करी है, 10,000 1,000 तो डॉक्टर ले रहे हैं, 25,000 पैरा स्टाफ ले रहे हैं, मेडिकल स्टाफ ले रहे हैं, नर्सेज वगैरह ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं, जिससे कि गांव-गांव तक सब सुविधा पहुंच जाए। इंदिरा रसोई बनाई गई, इंदिरा रसोई का आप लोग देखें किस प्रकार से और ज्यादा फैलाव हो सकता हो तो उसको आप चलें, स्टडी कर लें, शहरों में चल रही है तो गाँव में कस्बों में मौत चल सकती है, उसको हम बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें भोजन फ्री भी दे रहे हैं अभी तो मरीजों को भी, उनके अटेंडेंट को भी। ये तमाम काम जो है अच्छे ढंग से अपन कर रहे हैं। और अंत में कहना चाहूँगा कि जो चिरंजीव योजना है जिसकी तारीफ आप लोगों ने करी अभी, इस योजना को आप लोग गरीबों तक इसको पहुँचाओ भी, उनको कई बार पता नहीं पड़ता है, खाली फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, 1 रुपया नहीं देना उनको, खाली जन आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना उनको। उसके बाद में ड्यूटी है इंश्योरेंस कंपनी की सरकार की, 5 लाख तक का इलाज। ये भी समझाओ, ये खाली आउटडोर में तो अपन दवाएं फ्री पैसे दे रहे हैं राजस्थान की सरकार पहले से ही, टेस्ट फ्री कर रहे हैं। ये है योजना इंडोर पेशेंट के लिए, जो भर्ती होगा उसके लिए योजना, 5 लाख तक का परिवार का बीमा। इसके अंदर ये भी कर दिया, 5 जो भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले से, और जो ठीक होके जाएगा बाहर तो 15 दिन बाद तक का छुट्टी अस्पताल होगी, उसके बाद 15 दिन तक का खर्चा भी सरकार देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी, कैशलेस है, ना तो पैसा देना है ना वापस वसूल करना सरकार से। आपको खाली अपना आधार कार्ड या जन आधार कार्ड जो भी है रजिस्ट्रेशन वो बताना वहाँ पर, वो उसको नोट कर लेंगे और काम चल जाएगा। अब ये पूरी बात समझानी पड़ेगी, हमने विज्ञापन भी दिए हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी मैं देखता हूँ अभी तक काफ़ी लोग बाकी हैं। इसकी डेट बढ़वा दी हमने, अभी 31 मई तक कर दी है। 31 मई तक जो भरवा देगा फॉर्म उसी दिन से उसे लागू हो जाएगा। मैं चिंता ये करता हूँ कि अगर उसने गफलत कर दी तो बाद में अगर वो भर्ती होना पड़ा उसको, तो उसको बिना मतलब अगर प्राइवेट में चला गया तो 50,000 लाख 2 लाख जो भी जानते हो 10-10 लाख की बातें सुनते हैं तो उसको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आप जरा इस अभियान को भी आप हाथ में लें, टेलीफोन से बात करें, भीड़ भाड़ करें, यूथ नहीं आप कहीं जाएंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी। आप अभी इंदिरा कह रहा था कि मैं टेलीफोन से बात कर करके लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इसी प्रकार से गोपाल सबको कहो, अपने मित्रों को भी, एमएलए को भी, भैया घर बैठे हुए आप लोग उधर भी टेलीफोन करो रोज के, तो फर्क पड़ जाता है। इस प्रकार से हम सब मिलके, मैं समझता हूँ 1 पॉइंट प्रोग्राम, कोरोना जंग को हम जीते, चिरंजीवी योजना को लागू करवाएं। और इसमें भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर 31 के बाद में आपने नाम लिखवाए
तो उसको फायदा 3 महीने बाद मिलने लगेगा। 3 महीने में अगर बीमार हो गए उनके परिवार के लोग तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये बीमा कंपनी की शर्त थी, वो हमने अभी कोरोना को देखते हुए 1 महीना बढ़वाया था। 30 जून का हमने 30 अप्रैल का हमने 30 मई तक किया। अब मैं चाहूँगा कि इसको आप योजना को भी प्रचार प्रसार करें और ये सड़क का बनाने का पहले ही मैं समझता हूँ कि बजट घोषणा के बाद में शायद राजेश यादव जी ज़्यादा जानते होंगे, मेरे ख्याल से पहला ही प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैं 300 VC कर चुका हूँ 7 साल के अंदर, 13 महीने के अंदर 300 VC, 99% कोविड को लेके। सरपंच तक मैं वार्ड पंच तक भी कई बार जुड़ जाता हूँ, तो मुझे खुद को याद नहीं कि कोई सड़क वड़क का छोटा मोटा कर दिया होगा, तो मुझे याद नहीं कोई। पर ये बजट के बाद में एक आधा किया भी होगा तो किया होगा, मुझे याद नहीं, राजेश बताएगा। परंतु ये प्रोग्राम टॉप प्रायोरिटी पे आप लोगों ने करवा दिया। इंदिरा पीछे पड़ा रहा तो काम हो गया, और आपका भी क्षेत्र आ रहा है इसके अंदर, आप जुड़ गए, दोनों नौजवान हो, दोनों मिलके चलो और पूरे इलाके का आप लोग सेवा में कोई कमी मत रखो, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, कोई हो, इंसान गरीब है, हमारी ड्यूटी बनती है हम कैसे उसके लिए ध्यान रखें, सुख दुख में काम आए ऐसे वक्त में। ये बात कहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल बने। ये बात मैं भावना प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। तमाम इंजीनियर्स को और राजेश जी को, तमाम इनको धन्यवाद कि टाइम बाउंड आपने इस प्रोग्राम को, अभी बजट तो गई है अप्रैल में, और आपने मार्च और 3-4 महीने में आपने ये प्रोग्राम करवा दिया। इसके माने ही मैं मानता हूँ कि आपने योजनाबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान की सड़कों को, क्योंकि मैंने खुद ने इंटरेस्ट लेके तमाम कलेक्टरों से हर जिले में 3-3 सड़कें जो मेजर है, जो नॉन पैचेबल है और लंबी लंबी सड़कें हैं, मैंने कहा वहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राजस्थान में सड़कें अच्छी बने। तो मैंने 3 सड़कों के नाम खुद ने मंगाया है, खुद ने, मैंने बहुत लंबी लिस्ट बन गई थी, तभी मैंने पढ़े वहाँ हाउस के अंदर। आप सोच सकते हो कि लंबा भाषण देना कितना मुश्किल काम होता है। 3-3 घंटे खड़े रह के आप बजट भाषण दे रहे हो, फिर आप रिप्लाई दे रहे हो। पर मैंने वो मंजूर किया, पर मैंने कहा कि लोगों को लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की वो सड़क है जिसके ऊपर कोई ध्यान दे नहीं, भले अपनी पार्टी का MLA भी है, कई बार वो तो मेरी चलेगी नहीं, तो हमने ये ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा सड़कें राजस्थान की अच्छी बने, ये ध्यान रख के मैंने सर्वे करवाया, इंजीनियर से भी, डिपार्टमेंट से भी और कलेक्टर से भी। और जो कहा गया मुझे पता ही नहीं कौन सड़कें किस जिले में है, उसके बावजूद भी हमने निष्पक्ष होकर के इस काम का आगे बढ़ाया। और आज उसका आपने एक 30 करोड़ की लागत वाली सड़क, करीब 29.1 किलोमीटर, मैंने सुना है 25 किलोमीटर के अलावा 5 किलोमीटर आपके भी आएगी। सब मिलके आप लोग कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद।